Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Mohammad Usman and I'm your biology teacher. Dear student, आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पे कि आखिर ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कैसे बनते हैं और ये इनका सर्वाइवल कैसे होता है। आइए इन चीज़ों को वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेजर इवेंट्स, इनको बड़े डिटेल में स्टडी किया। आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, अगर ये किसी वजह से बॉडी के अंदर कंप्लीट ना हो सकता हो तो क्या ऐसी कंडीशंस में हम ये फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर लैब्स में करवा सकते हैं, और क्या फिर ऐसी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है वो सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक में हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड दी बॉडी करवाई जाती है और फिर एम्ब्रियो को बेसिकली बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम दिया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबीज सिर्फ एक सिंबॉलिक टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये जो फर्टिलाइजेशन का अमल है ये आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है लैब्स के अंदर। डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आजकल बहुत वाइडली यूज हो रही है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनफर्टिलिटी है ये ना सिर्फ जो कपल्स हैं उनको फिजिकली डिस्टर्ब करती है बल्कि इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब करती है। तो इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने ये देखा कि वो वाले कपल्स जिनमें ड्यू टू एनी रीजन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, तो क्या ऐसे इंडिविजुअल्स में फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर करवाई जा सकती है। तो ये चीज डियर स्टूडेंट पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले स्टेप के तौर के ऊपर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनेड्स हैं बेसिकली, जिनको हम ओवरी कहते हैं, उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है ताकि उनमें जो एग की स्टिमुलेशन या जो फॉलिकल की स्टिमुलेशन है, अप्रोप्रिएट वर्ड फॉलिकल स्टिमुलेशन है, वो हो सके। ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल जो हैं वो फॉलिकुलर वेव में आए और फिर उनमें से वो मैच्योर हों। इस हार्मोन थेरेपी के बाद जो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं उनसे फिर, चूंकि ये एक से ज्यादा फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं क्योंकि हम एक्सोजेनसली हार्मोनल थेरेपी से खुद इस चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमें ये रिक्वायर्ड है कि एक से ज्यादा फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल हो, तो फिर उनमें से एक से ज्यादा एग जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं लैब के अंदर। जब वो एग्स की कलेक्शन होती है तो इनको अप्रोप्रिएट मीडियम में फिर स्टोर किया जाता है। इसी तरह जो मेल गोनेड से जो मेल गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म्स, वो भी इसी तरह जो मेल गैमीट्स हैं वो भी यानी कि स्पर्म, उनको भी आउटसाइड द बॉडी उसको कलेक्ट किया जाता है फादर से या जो डोनर होता है और उनको भी स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद आउटसाइड द बॉडी जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है इनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। ये आउटसाइड दी बॉडी लैब में ये वाला अमल हो रहा होता है। यहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको खास एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहां पे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो की जो स्टेजेस हैं डिफरेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो उनसे गुजरना शुरू करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। उसमें ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है कि क्या जीन लेवल के ऊपर इस एम्ब्रियो के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं आया जो कि कोई ऐसी बीमारी या ऐसी डिसेबिलिटी को जाके बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाए आफ्टर बर्थ कि जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये जो एम्ब्रियो लैब में डेवलप हुआ है इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद अब ये जो एम्ब्रियो बना है
इसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। प्रिजर्व करने के बाद फिर जो सरोगेट मदर्स हैं, यानी कि ऐसी मदर्स जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि यूट्रस वो वेल प्रिपेयर्ड हो टू हैव एम्ब्रियो इन देम और टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, उनके अंदर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखिए कि ये जो यूट्रस होगा, ये जो सरोगेट मदर का यूट्रस होगा, इसको भी पहले हार्मोनल थेरेपी से प्रिपेयर किया जाता है और वही एनवायरनमेंट बेसिकली लाया जाता है जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस के अंदर होता है। तभी तो वहां पे जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और सरवाइव करेगा, अदरवाइज तो वो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो हार्मोनल थेरेपी के रिजल्ट में जब ये यूट्रस रेडी हो जाता है टू हैव एम्ब्रियो, तो उसके बाद इस एम्ब्रियो को इस फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर यानी कि यूट्रस में जाके ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इसके बाद यहां पे उसी तरह एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है, प्लेसेंटल कनेक्शन बनता है और उसके बाद की जो नॉर्मल ग्रोथ की फेजेस हैं वो वही हैं जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। इवन बर्थ का भी जो प्रोसेस है वो वही है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के आखिर में होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक डिटेल डिस्कशन है कि कैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज का अमल बेसिकली प्रोसीजर पूरा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जितना ये यहाँ डिस्क्राइब करने में आसान है, एक चीज़ याद रखिए, ये चीज़ अचीव करना इतना आसान नहीं होता। आसान से मेरी मुराद हरगिज़ नहीं है कि अब इंसान की इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो इससे एडवांस टेक्निक्स को मेडिकल साइंस में इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होता है और इस दौरान अगर किसी भी स्टेप के ऊपर हल्की सी भी चूक हो जाए, हल्की सी भी गलती हो जाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट एक डिटेल ओवरव्यू है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का कि वो कैसे बनते हैं, कैसे वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और फिर अल्टीमेटली उस एम्ब्रियो को उस सरोगेट मदर के अंदर, उस यूट्रस के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम वो डिजीजेस डिस्कस करते हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स एक अनहेल्दी पार्टनर से एक हेल्दी पार्टनर को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ऐसी डिजीजेस को एसटीडीज कहा जाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये नॉर्मली उन इंडिविजुअल में इसका अक्रेंस ज्यादा होता है जिनमें दो, एक पूरे कपल में से कोई एक पार्टनर जो है वो किसी वजह से इस डिजीज से इफेक्ट हुआ हो, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर जब वो कपल इंटरकोर्स करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अनहेल्दी इंडिविजुअल से जो हेल्दी पार्टनर है उसको ये डिजीज ट्रांसफर हो जाए। इसी तरह जो लोग एक से ज्यादा पार्टनर्स रखते हैं उनमें भी अगर कोई एक पार्टनर इनमें से किसी एक डिजीज से इफेक्टेड हो तो उनमें बहुत ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि वो हेल्दी पार्टनर को ये डिजीजेस ट्रांसमिट कर दी जाए। तो ये जो हम आज यहाँ पे डिजीजेस डिस्कस करेंगे एसटीडीज में, उनमें सबसे पहले आती है जिसको गनोरिया कहते हैं। उसके बाद फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज सिफिलिस। एंड देन जेनिटल हर्पीज, और फिर उसके बाद एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। तो हम वन बाय वन इनको जरा थोड़ा ब्रीफली इन डिजीजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं गनोरिया को। गनोरिया बेसिकली एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जिसको नाइसीरिया गनोरिया कहा जाता है, इसकी वजह से ये डिजीज होती है और ये बेसिकली अफेक्ट करती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं यूरिनरी ट्रैक की और रिप्रोडक्टिव ट्रैक या जेनिटल ट्रैक की।
कॉमुलेटिवली हम यूं कहते हैं कि ये जो नाइसीरिया गोनोरिया है इसका इन्फेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा होता है। अब इसके रिजल्ट में होता क्या है, इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे दो ट्रैक इन्फेक्ट हो रहे हैं, एक यूरिनरी ट्रैक और दूसरा जेनिटल ट्रैक। तो अगर हम मेल की बात करें तो उनमें अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो तो उसमें जो पेशेंट है वो ये कंप्लेन करता है कि उसको ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन फील होती है। इसके अलावा उसका में जो पीनस की है इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है और पीनस से कोई डिस्चार्ज भी इस कंडीशन में रिपोर्ट हो सकता है। ये तो सिम्टम्स हैं मेल के अंदर। फीमेल में एब्डोमिनल पेन फील होगी और ख़ास तौर पे जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस वक्त ये पेन ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। इसके अलावा विजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज और अदर देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे ब्लीडिंग भी रिपोर्ट होती है। तो ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं गोनोरिया के मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब जो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल है, अगर उसके थ्रू कोई न्यूबॉर्न इन्फेंट की बर्थ हो तो ये वो जो न्यूबॉर्न है वो भी ये इन्फेक्शन जो है वो कैरी करेगा और उसमें नॉर्मली जो है आई इन्फेक्शन आता है जो कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है। ये जो गोनोरिया है ये बहुत ज्यादा कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस का मतलब जो कि एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सके और नॉर्मली ये जो डिजीज है ये थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम अनहेल्दी इंडिविजुअल टू दी हेल्दी इंडिविजुअल। यहां पे हम इस चीज से बच कैसे सकते हैं। नंबर 1, अपने पार्टनरशिप अपने रिलेशनशिप में बड़े सिंसियर रहें। जो मेल है वो अपने एक पार्टनर तक ही अपने आप को महदूद रखें। सेम इज ट्रू फॉर दी फीमेल्स। दूसरी ये चीज है कि इंडिविजुअल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेल भी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और फीमेल भी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। जो नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज सिफिलिस। ये भी हाईली कंटेजियस डिजीज है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक स्पायरोकीट है। इसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम बेसिकली सिफिलिस कॉज करता है। अब इसका इन्फेक्शन जो होता है यानी कि ट्रेपोनीमा पैलिडम का जो इन्फेक्शन है विच इज सिफिलिस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करता है सबसे पहले तो। उसके बाद ये आईज को डैमेज करता है, देन बोन्स को डैमेज करता है, उसके बाद जॉइंट्स को डैमेज करता है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसके जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं वो जाते हैं और फिर ये हार्ट को डैमेज करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, और इसके साथ साथ ये जो इन्फेक्शन है ये स्किन को भी बड़े बुरे तरीके से डैमेज करता है। स्किन के ऊपर दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो मेजर सिस्टम्स हैं जो कि इस ट्रेपोनीमा पैलिडम के सिफिलिस की वजह से बेसिकली अफेक्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि कुछ ही सिस्टम है जो बस बच गए हैं, उसके अलावा तो सारे सिस्टम तकरीबन इफेक्ट हो रहे हैं। और जब ये प्राइमरी सिस्टम किसी वजह से इफेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली बॉडी का इम्यून सिस्टम वैसे ही नीचे आ जाता है, तो और डिजीजेस दूसरे सिस्टम्स को इफेक्ट कर देती हैं। तो इस जो डिजीज यानी कि सिफिलिस का भी जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और इसमें भी एहतियात वही है जो मैंने गोनोरिया में बताई, हाइजीन और अपनी जो मोरल वैल्यूज हैं उनको स्ट्रांग रखा जाए, सिंसेरिटी को प्रैक्टिस किया जाए, तो फिर इस डिजीज से बचा जा सकता है। ये डिजीज अगर हो जाएं, डियर स्टूडेंट याद रखिए, दे आर वेरी हार्ड टू क्योर और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इसके अलावा इस दौरान जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है पेन और डिस्कंफर्ट वो काबिल बयान यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए बचाव ही इनसे सबसे बेहतर जरिया है इनसे बेसिकली बचे रहने का। सिफिलिस के बाद जो नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज
हर्पीज, जिसको जेनिटल हर्पीज कहा जाता है। हर्पीज इन्फेक्शन वैसे और भी बहुत से इन्फेक्शन करता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उस हर्पीज वायरस के इन्फेक्शन की बात करेंगे जो कि ये जेनिटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। ये बेसिकली जो जेनिटल हर्पीज है, ये हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस की वजह से होती है, यानी कि ये एक वायरल डिजीज है। हर्पिक्स सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये उन डिजीजेस में आती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली अनहेल्दी सेक्सुअल कांटेक्ट में ट्रांसमिट होती है। ये बेसिकली जो जेनिटल हर्पीज है, ये जेनेटिलिया को इफेक्ट करता है, उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो जेनिटल्स हैं उनके ऊपर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको जेनिटल सोर्स कहा जाता है, यानी कि जेनिटल सोरनेस हो जाती है। ये जख्म फिर खराब होके अल्सर्स की फॉर्म अटेन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब एक सिंपल वूंड अल्सर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके ऊपर एक पायोजेनिक मेम्ब्रेन बन जाती है, और फिर इसको क्योर करना नॉर्मल वूंड को ट्रीट करने से ज्यादा लॉन्ग होता है। इसका जो क्योर है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो नॉर्मल वूंड हीलिंग से या नॉर्मल वूंड के ट्रीटमेंट से ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो जेनिटल सोर्स हैं, ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं अल्सर्स के अंदर। जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जो वायरस है, यानी कि हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस, ये इन्फेंट को भी ट्रांसमिट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। और अगर इसमें जो इन्फेंट है वो इस वायरस से अफेक्ट हो जाए तो उसमें आईज डैमेज होती हैं, और इन सम सीवियर केसेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इन्फेंट का, वो भी डैमेज हो सकता है इस रिजल्ट में। तो ये जो हर्पीज वायरस है, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव वायरस है, सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रांसमिशन, कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसके केसेस देखने में आते हैं। ये जो सोर्स होते हैं, जेनिटल सोर्स, दे आर हाईली पेनफुल, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होती है इनमें, और फिर जो इन्फेंट है अगर उनमें ये किसी वजह से ट्रांसफर हो जाए तो वो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा चीज प्रॉब्लमैटिक होती है। इलाज इसका भी परहेज ही है, जैसे मैंने पहली जो 2 डिजीजेस हैं उनमें बताया। नेक्स्ट डिजीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो आप लोग क्लास 11 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां हम उसकी अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का टॉपिक डिस्कस हो रहा हो और उसमें एड्स का तस्करा ना आए, ये नहीं हो सकता। एड्स विच इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो डिजीज है बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके भी जो स्प्रेड का एक मेजर सोर्स है वो दैट इज द सेक्सुअल कांटेक्ट, और इफेक्टेड पर्सन के साथ जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में ये डिजीज हेल्दी जो इंडिविजुअल है उसको ट्रांसफर हो जाती है। ये भी एक वायरल डिजीज है। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि ये जो एड्स है ये बेसिकली अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, बहुत बुरे तरीके से ये इफेक्ट करता है, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है। और इसके रिजल्ट में जो इंडिविजुअल है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल हो जाता है, जिसकी वजह से हर छोटा बड़ा इन्फेक्शन फिर उस अफेक्टेड पेशेंट को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। वो मे बी उसकी डेथ जो है, जो बड़े सीवियर केसेस में एड्स की वजह से होती है, वो मे बी निमोनिया की वजह से हो गई हो, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। अब जो भी डिजीज वो कैरी करेगा वो उसके अंदर फुल पोटेंशियल के ऊपर अपनी डिजीज स्प्रेड करेगी और उसमें अपनी पैथोजेनेसिस फुल पोटेंशियल में वहां पे इंट्रोड्यूस करवाएगी। अब डियर स्टूडेंट, एक हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये चीज याद रखिए कि ये जितनी हमने एसटीडीज यहां पे स्टडी की हैं, इनमें कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि आप अवॉइड करें अनहेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप को, अवॉइड करें अफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से अवॉइड करें। अदरवाइज ये डिजीजेस अगर एक दफा हो जाएं, इनमें से कुछ जो है वो नाकाबिले इलाज तस्वर की जाती हैं और कुछ का इलाज जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इलाज को छोड़ें, जो सफरिंग पेशेंट इस दौरान फेस करता है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक होती है।
इसके अलावा जो अगर हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो हम इन जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं इनसे बहुत हद तक बच सकते हैं। अब यहां जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में, चूंकि ये बड़ी छोटी छोटी बड़ी कम डिटेल्स के साथ डिजीजेस डिस्कस की गई है, तो इसमें आपसे डायरेक्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब गोनोरिया इन डिटेल। तो आप सबसे पहले उसका पॉजिटिव एजेंट बताएंगे, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम विच इज नाइसीरिया गोनोरिया। फिर आप ये बताएंगे कि ये किन चीजों को इफेक्ट करता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि यूरोजेनिटल सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ये उनको इफेक्ट करता है। फिर आप ये बताएंगे कि अगर न्यूबॉर्न बेबी इसी इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से उसकी बर्थ हो तो उसमें बड़ा सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी डिजीज अगर आपको पूछी जाए तो इसी पैटर्न के ऊपर आप उसको आंसर करेंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक से भी पढ़िएगा। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।